हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है दारक कारक। देखिए, दारक कारक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। एंड इससे जस्ट पहले मैंने आपसे बात करी थी आत्मकारक के ऊपर। अब जो आत्मकारक होता है वो हमारा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, और जो दारक कारक होता है वो हमारा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है। तो इसीलिए दारक कारक को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने दारक कारक पे ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में बात करनी चाहिए। देखिए, दारक कारक एक तो आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है। दूसरी चीज़, दारक कारक आपके स्पाउस की क्वालिटीज़ को शो करता है, ओके। एंड दारक कारक ये चीज़ को शो करता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी वो एनर्जी है जो कि मिसिंग है, ओके। तो इसीलिए दारक कारक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। एंड इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दारक कारक के कॉन्सेप्ट में हम राहु केतु को कंसिडर नहीं करते। सिमिलरली जैसे अपन ने आत्मकारक के बारे में डिस्कशन करा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। वैसे ही हम दारक कारक में भी राहु और केतु को कंसिडर नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में हम हर एक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे कि हर एक प्लैनेट एज अ दारक कारक आपको किस तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, दारक कारक क्या होता है। दारक कारक सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, ठीक है। आपके हॉरोस्कोप में जो भी प्लैनेट सबसे लोएस्ट डिग्री पर होगा उसको हम एज अ दारक कारक कंसिडर करेंगे, ओके। अब वो प्लैनेट कोई सा भी हो सकता है, बट हम राहु केतु को कंसिडर नहीं करते। अब देखिए, दारक कारक क्या है। दारक कारक एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में वो जो एनर्जी है उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, ओके। इसीलिए हम दारक कारक को स्पाउस के लिए भी देखते हैं, ओके। अगर कभी हमें जानना होता है कि हमारे स्पाउस की क्या क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, हमारे स्पाउस का क्या नेचर होगा, तो उसके लिए हम दारक कारक को कंसिडर करते हैं। तो दारक कारक आपके स्पाउस के बारे में भी बताता है, और दारक कारक ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है और आपको किस तरह से उसको बैलेंस आउट करना चाहिए। मैंने इस बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि हम राहु केतु को कंसिडर नहीं करते। अब देखिए, दारक कारक स्पाउस को क्यों शो करता है, ठीक है। देखिए, जब भी आपकी शादी होती है, ओके, तो जिस भी पर्सन से आपकी शादी होती है वो किसी ना किसी तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आता है, ओके। अब वो जो एनर्जी होती है, वो जो पर्सन आपकी लाइफ में वो जो एनर्जी वो जो लेकर आ रहा है, वो जो एनर्जी है वो हम दारक कारक से देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि दारक कारक एक लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, और उसकी जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एब्सेंट होती है। उस चीज़ की आपको हमेशा कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी लाइफ में, ओके। इसीलिए आफ्टर मैरिज क्या होता है कि जैसे ही आपकी शादी होती है तो कहीं ना कहीं आपको वो जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ओके। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में जो 7th हाउस होता है, ओके, 7th हाउस में लिब्रा साइन आता है। एंड लिब्रा साइन इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है। आप किस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपके चार्ट में जो भी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा वो मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि आपके स्पाउस के चार्ट में वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चार्ट में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है मून, ओके, तो आपको यही प्लैनेट आपके स्पाउस के चार्ट में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ देखने को मिली गई है। इसीलिए हम दारक कारक को स्पाउस से भी जोड़कर देखते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी को भी अगर आपको रीडिंग देनी हो, या फिर अगर आपको खुद के भी चार्ट में अगर इस चीज़ को चेक करना है कि आपकी स्पाउस की मतलब किस तरीके की क्वालिटीज़ हो सकती है, तो आपको दारक कारक को मिस नहीं करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दारक कारक को भी अच्छे से स्टडी करें। देखिए, हम बात करेंगे कि डिफरेंट प्लैनेट्स एज दारक कारक आपको किस तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। बट इस चीज़ को बताने से पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको आपके चार्ट में देखना है कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो प्लैनेट कौन से हाउस में प्लेस्ड है, ओके। और फिर आपको देखना है कि वो प्लैनेट कौन सी राशि में प्लेस्ड है। अगर उस प्लैनेट के साथ और भी प्लैनेट्स अगर कंजंक्शन में हैं तो आपको उनको भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सूर्य दारक कारक है, ठीक है, और सूर्य के साथ अगर आपका बुध भी प्लेस्ड है, मतलब सूर्य और बुध का अगर कंजंक्शन है, ओके, तो आपको बुध की भी क्वालिटीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आपके स्पाउस में सूर्य की भी क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी और आपको आपके स्पाउस में
बुध की भी क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। सिमिलरली अगर 3 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है तो आपको तीनों प्लैनेट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से चीज़ों को समझना है। इसमें एस्पेक्ट्स वगैरह भी काउंट होगा, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इन 4 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले देखना है कि कौन सा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, फिर वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है, और उसके साथ और कौन कौन से प्लैनेट्स कंजंक्शन में हैं। ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, कि सूर्य अगर आपका धारक कारक है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी ही अच्छी सी पिक्चर भी लगा रखी है। ओके, तब देखिए सूर्य अगर आपका धारक कारक है, मतलब सूर्य अगर आपके चार्ट में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो उसको हम एज अ धारक कारक हम कंसिडर करते हैं। ओके, अब देखिए सूर्य क्या है, सूर्य सोल सिग्निफिकेटर है। जब भी हमें ये जानना होता है कि एक पर्सन का सोल पर्पस क्या है, ठीक है, उस पर्सन की आत्मा क्या चाहती है, इस चीज़ के लिए हमें जब भी सोल के बारे में चीज़ों के बारे में अगर हमें कुछ भी सोल से रिलेटेड अगर हमें चीज़ों के बारे में ढूंढना होता है, मतलब पढ़ना होता है, तो उसके लिए हमें सूर्य को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य कौन से घर में प्लेस्ड है, सूर्य कौन सी राशि में प्लेस्ड है, और सूर्य कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है। ठीक है, अब देखिए सूर्य अगर आपका धारक कारक है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है इन लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ओके, क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी है वो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एब्सेंट होती है, या फिर उस एनर्जी की कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग टैलेंटेड नहीं होते, ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट जब बात आती है कि हमें 5-6 लोगों के सामने कुछ बोलना है या हमें उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो उस पॉइंट पे ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं वो काम करने के लिए। तो इसीलिए सूर्य जब भी धारक कारक होता है तो इन लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इनको लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। हमेशा इनकी लाइफ में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमेशा इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि मैं राइट में जाऊँ या फिर मैं लेफ़्ट में जाऊँ। ठीक है, अब ये जो राइट लेफ़्ट का ये जो कन्फ्यूजन होता है, अब इसमें ये खुद से डिसीजन नहीं ले पाते। इनको खुद से नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। यही अगर किसी का सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे राइट डायरेक्शन में ही मूव करना है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है। बट सूर्य जब भी धारक कारक होता है, मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तो इनको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। और वो जो डायरेक्शन है वो आपकी मैरिज से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, तो इनको इस चीज़ को समझना, अगर आपका सूर्य अगर आपका धारक कारक है तो आपको स्लोली आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि आप खुद से खुद के डिसीजन मेक करें। ठीक है, अगर आप इस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग आप इस एनर्जी के एब्सेंस में ही रहेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको इस तरीके का कन्फ्यूजन हो कि आपको राइट में जाना है या लेफ़्ट में जाना है, या फिर आपको कुछ भी अगर आपको डिसीजन लेना है, तो आप खुद से वो चीज़ डिसाइड करिए। आप किसी और पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। ओके, क्योंकि देखिए सूर्य जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं। ओके, मतलब वो सारा काम खुद से करना जानते हैं। लेकिन अगर आपके चार्ट में सूर्य धारक कारक है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन सही है, मतलब आपके लिए कौन सा डिसीजन सही है। और जितना आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका सूर्य होता जाएगा। ओके, सिमिलरली आपको कॉन्फिडेंस पे भी काम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को सोच के बैठ जाएं कि मेरा तो सूर्य धारक कारक है तो अब मेरी तो लाइफ में इस एनर्जी की कमी रहेगी, ऐसा नहीं है। आप अगर धीरे धीरे आप प्लैनेट्स के ऊपर अगर वर्क करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जिनका भी सूर्य धारक कारक होता है या फिर जिनका भी सूर्य आत्मकारक होता है, उनमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, वो है ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिनका भी आत्मकारक होता है, मतलब जिनका भी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, और जिनका भी धारक कारक होता है, मतलब जिनका भी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, उनके चार्ट में मतलब उनमें आपको ईगो रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है दोनों ही में, मतलब दोनों में ही, आत्मकारक में भी और धारक कारक में भी। जो दूसरी चीज़ है वो है फादर से। ठीक है, जिनका भी सूर्य धारक कारक होता है उनकी लाइफ में जो फादर की जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फादर नहीं होते, इस तरह की चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें पूरी कुंडली को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
फादर से रिलेटेड एनर्जी का मिस होना मतलब हो सकता है कि आपके और आपके फादर के बीच में रिलेशन इतने अच्छे ना हो, या फिर आप और आपके फादर बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हों, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। ओके, तो इस चीज़ की वजह से आपको फादर की जो एनर्जी होगी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके फादर इतने ज़्यादा वर्किंग है कि आपको वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब भी सूर्य धारक कारक होता है। अब हम देखेंगे कि सूर्य अगर आपके किसी भी घर में प्लेस्ड है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर सबसे पहले हम स्पाउस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सूर्य धारक कारक है तो स्पाउस में आपको सूर्य वाली क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब स्पाउस आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी लेकर आ रहा है? स्पाउस आपकी लाइफ में सूर्य वाली एनर्जी लेकर आएगा, ठीक है। आप देखेंगे जिनका भी सूर्य धारक कारक होता है, इनके स्पाउस काफ़ी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि उनको लाइफ में किस डायरेक्शन में मूव करना है, उनको किस तरीके के डिसीजन लेने हैं, और आपको उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। ओके, अब हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि उनमें ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो छोटी छोटी बातों को मतलब उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं सूर्य जैसे ही आपके स्पाउस आप मतलब जब भी आप अपने स्पाउस से मिलेंगे तो आपको एक आप में खुद में एक तरीके का कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, ठीक है। भले ही आपको अभी ना हो रहा हो, लेकिन जैसे ही आप अपने स्पाउस के साथ होते हैं या फिर आपका स्पाउस आपके आसपास होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जब भी सूर्य धारक कारक होता है। सूर्य जब भी धारक कारक होता है तो इट शोज़ कि स्पाउस आपके गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट जॉब को भी शो करता है, या फिर किसी हाई अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगे। अगर वो प्राइवेट में भी होंगे तो वो काफ़ी ही अच्छी पोस्ट पे प्लेस्ड होंगे। तो आपके स्पाउस में आपको ये सारी क्वालिटीज़ देखने को मिल सकती है। एंड आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि इनका जो फेस होगा वो काफ़ी ही ज़्यादा ग्लो करता है। ओके, एंड फेस नहीं तो स्पेशली इनका फोरहेड काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा और एक अलग सी शाइन होगी इनके फोरहेड पे। ओके, एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सन मतलब सूर्य जब भी धारक कारक होता है तो इनके स्पाउस भीड़ में भी आउटशाइन करते हैं। मतलब इनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर ये भीड़ में भी खड़े होते हैं तो भी इनकी पर्सनालिटी आपको आउटशाइन करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। मतलब इनकी पर्सनालिटी काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपको किस तरह से अपने चार्ट में देखना है। ओके, मान लीजिए आपका मेष लगन है। ओके, ये मेष लगन, मान लीजिए आपका मेष लगन है और सूर्य आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। सूर्य आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है और सूर्य आपका धारक कारक है। ओके, अब देखिए, सूर्य आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है और सूर्य आपका धारक कारक है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जल्दी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर किसी भी अकल्ट साइंस को पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ओके, आप देखेंगे कि ये लोग इतना ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाते, ये इतना ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को सोच नहीं पाते, डेप्थ में चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते। ओके, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जब भी मतलब अगर मैं इसी चार्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो इस चार्ट में सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक यही है कि ये लोग चीज़ों को इन डेप्थ जाके चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ओके, अब देखिए, सूर्य 8th हाउस में प्लेस्ड है स्कॉर्पियो में। तो आप क्या चीज़ आप कह सकते हैं कि आपका स्पाउस हो सकता है सर्जन हो। ओके, आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े सर्जन्स होते हैं और काफ़ी ही अच्छे, अगर वो अपने वर्क में अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप देखेंगे कि उनका जो स्कॉर्पियो साइन है, ओके, मतलब जो अष्टम भाव है, ठीक है, 8th हाउस नहीं तो स्कॉर्पियो साइन। ओके, ये दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, ठीक है। या तो आपको स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको 8th हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जिनका भी सूर्य धारक कारक है, मतलब इसी चार्ट में अगर हम देखें कि सूर्य धारक कारक है और 8th हाउस में प्लेस्ड है, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपके स्पाउस को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, अकल्ट साइंस में उनको इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, एंड उनको रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा।
ठीक है। आपके स्पाउस हर एक चीज़ को इन डेप्थ में जाके एनालाइज करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट आपके स्पाउस का होगा। तो इस तरह से आपको चार्ट में देखना है कि आपका धारक कारक क्या चीज़ें शो कर रहा है। ओके, इसी तरह से आप डिफरेंट हाउसेस में, अगर आपका सूर्य सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, ओके, तो हो सकता है आपके स्पाउस फाइनेंस, बैंकिंग, ठीक है, या फिर फैमिली का किसी, मतलब जो फैमिली में जो लोग बिज़नेस करते आ रहे हैं उसी बिज़नेस में हो आपके स्पाउस भी। तो इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा अगर आपका धारक कारक है तो आपको किस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। धारक कारक मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। तो देखिए, चंद्रमा अगर आपका धारक कारक है तो चंद्रमा क्या शो करता है? चंद्रमा आपकी मदर को शो करता है, ठीक है। चंद्रमा आपकी इमोशंस को शो करता है, आपके फूड हैबिट्स को भी चंद्रमा शो करता है, कंफर्ट को शो करता है, ट्रैवल को शो करता है, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके चार्ट में आपको चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, ओके। एंड जो करियर में भी बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं, डिफरेंट करियर्स बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, उनके चार्ट में भी आपको 10th हाउस या फिर 10th हाउस का लॉर्ड आपको चंद्रमा से इन्फ्लुएंस्ड देखने को मिलेगा। चंद्रमा पीस को भी शो करता है। अब पीस, कैसी पीस? मतलब जो ऐसी शांति जो आपको आपकी मदर से मिलती है या फिर जो आपको घर में जाकर जो आपको एक सुकून मिलता है, उस चीज़ को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा जब भी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मतलब इस चीज़ को समझना कि चंद्रमा जिनके भी चार्ट में धारक कारक होता है, इन लोगों को नहीं पता होता कि इनको अपने इमोशंस किस तरह से मैनेज करने हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो हर एक बात पे इनको, मतलब हर एक छोटी सी बात पे इनको रोना आ जाता है, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ओके। वही अगर आप दूसरी साइड देखेंगे, जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको पता होता है कि एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करना है, मतलब उनको अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग उस जगह भी अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं जहाँ पे इनको नहीं करना चाहिए। तो इमोशंस के लेवल पे चंद्रमा एज अ धारक कारक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे लोगों को इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कि अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करें। और देखिए, हर चीज़ पे इमोशनल होना अच्छा नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए चंद्रमा जब भी धारक कारक होता है तो इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको देखने को ज़रूर मिलती है। अब चंद्रमा जब भी धारक कारक होता है तो ऐसे लोग हमेशा, एक माइंडसेट होता है इनका कि इनको ट्रैवल करना है, ठीक है, इनको घूमना है, ओके, इनको समुद्र के पास घूमना है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो ट्रैवल वाला जो एस्पेक्ट है इनकी लाइफ में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। इनके मन में इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी कि हमें यहाँ घूमना है, हमें वहाँ घूमना है, हमें समुद्र देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इनसे पूछोगे कि इनको कहाँ ट्रैवल करना है तो इनको पानी के आसपास वाली जगह पर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। बट ड्यू टू सम रीज़न या फिर किसी भी रीज़न की वजह से इनके लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैवल रिलेटेड चीज़ों में इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चंद्रमा जब भी धारक कारक होता है तो ये लोग हमेशा एक अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अकेला रहना इसलिए क्योंकि देखिए, चंद्रमा धारक कारक हैं तो इमोशंस ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है। इमोशंस का इनको खुद को नहीं पता होता कि कब कौन सा इमोशन इनका ट्रिगर कर जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत बार कि ये अकेले में काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके। ये अकेले बैठ के ये कभी भी ग्रुप में काम नहीं कर पाते। जहाँ पर कुछ लोग अब जैसे ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, बट चंद्रमा जिनका भी धारक कारक होता है, ओके, ये लोग इतना ज़्यादा ग्रुप में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि अकेले में अपना काम करें, ओके। अगर मैं मदर से इनके रिलेशन की बात करूँ तो मदर से ही इतना ज़्यादा क्लोज़ फील नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि इनकी मदर इनके लिए अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि ये अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करें, इनकी मदर इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करें, बट एक आपको किसी न किसी तरीके का आपको डिटैचमेंट देखने को मिलेगा इनके और इनकी मदर के बीच में,
तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। अब वो जो डिटैचमेंट है वो कैसा हो सकता है कि हो सकता है कि आप अपने मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप कहीं बाहर जॉब करते हो, आपकी मदर घर पे रहती हैं, तो डिस्टेंस की वजह से आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो, या फिर आपकी मदर वर्किंग है तो बचपन में वो आपको इतना टाइम नहीं दे पाई हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। चंद्रमा फूड का भी कारक है, ठीक है। तो जिनका भी चंद्रमा दारक कारक होता है, ये एक बहुत ही फ़नी चीज़ है, इनको खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। अगर ये कहीं जाएंगे, मतलब इनको, अगर आप इनके साथ जा रहे हो खाना खाने, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देंगे, ओके, लेकिन ये उसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाते हैं, ओके। इनका मन बहुत होता है कि हम डिफरेंट तरह की चीज़ें हम ट्राई करें, लेकिन जब बात आती है खाना खाने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड खाना खाते हैं। तो ये चीज़ आप नोटिस भी करिएगा, आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे पहले ये होंगे खाना ऑर्डर करने में, ओके। बट जब बात खाने की आती है तो ये बहुत ही लिमिटेड इनटेक करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं स्पाउस की बात करूँ, ठीक है, तो आपको स्पाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। आपका स्पाउस आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपका स्पाउस आपके इमोशंस को बैलेंस करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब भी चंद्रमा दारक कारक होता है। आपका स्पाउस आपको एक मदरली, आपको एक प्यार देने की आपको कोशिश करेगा, ठीक है, आपका ध्यान रखेगा, आपको नर्चर करेगा, आपकी हर एक चीज़ का, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उस तरह की आपको क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपके स्पाउस में आपके स्पाउस को ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, तो आपके स्पाउस की वजह से आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल देखने को मिल सकता है, ओके। आपका स्पाउस आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आपके स्पाउस में मदर लाइक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप देखेंगे जिनका भी चंद्रमा दारक कारक होता है, तो आफ्टर मैरिज ये लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पाउस आपकी लाइफ में वो एनर्जी लेकर आता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। अब हम इस चीज़ को भी अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ओके। अब मान लेते हैं, अब हम कौन से असेंडेंट का हम एग्जाम्पल लें, हम पाइसेस का लेते हैं, ठीक है। पाइसेस असेंडेंट है 1 2 3। अब देखिए, मैंने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर मीन लगन की कुंडली बना ली है, ओके। अब मैं जिस तरह से यहाँ पे आपको समझाऊंगी, उसी तरह से आपको आपके चार्ट में भी समझना है चीज़ों को, ओके। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि आपका दारक कारक कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अब मान लीजिए आपका दारक कारक 5th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, मतलब चंद्रमा आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है। अब सबसे पहले हम हाउस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चंद्रमा आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो 5th हाउस किस चीज़ को शो करता है? 5th हाउस ओरिजिनली सूर्य रूल करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके स्पाउस हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब वाले बैकग्राउंड से हो, ठीक है। हो सकता है कि उनके फादर और मदर गवर्नमेंट से उनका कुछ ना कुछ रिलेशन हो, ओके। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। 5th हाउस से हम क्रिएटिव स्किल्स को भी देखते हैं, और चंद्रमा भी क्रिएटिविटी को शो करता है, तो इट शोज़ कि आपके स्पाउस काफ़ी ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ओके। 5th हाउस से हम लर्निंग स्किल्स को भी देखते हैं। एक पर्सन की कितनी इच्छा होती है कि वो न्यू चीज़ें सीखें। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चीज़ें सीखते रहते हैं, ठीक है। तो उनके केस में आप उनका बुद्ध भी आपका मतलब उनके केस में उनका बुद्ध भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, और उनका 5th हाउस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ से हमें एक लर्निंग एबिलिटी का भी पता चलता है। तो आपके जो स्पाउस होंगे उनको हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें सीखने का उनका मन करता रहेगा, ओके। मतलब वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होंगे, ओके। यहाँ पर मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उनमें क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। चंद्रमा भी क्रिएटिविटी को शो करता है, तो हो सकता है कि उनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, उनको पेंटिंग बनाने का, ठीक है, या फिर उनको पेंटिंग्स ख़रीदने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ हो। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको हाउस को देखना है, फिर उस हाउस में कौन सी राशि आ रही। अब यहाँ पे चंद्रमा की ही राशि है, तो यहाँ पे इमोशंस, मतलब इमोशनली वो आपको काफ़ी ही ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। उसके बाद कौन से घर में प्लेस्ड है और कौन सी राशि में प्लेस्ड है। इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद आपको मतलब आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि आपके स्पाउस में आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी।
अब हम बात करेंगे मरकरी के बारे में, मतलब अब हम बात करेंगे बुध के बारे में कि बुध एज अ दारा कारक आपको किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, अब देखिए बुध जब भी दारा कारक आपको देखने को मिलेगा तो आपको कुछ चीज़ें आप खुद भी नोटिस करेंगे कि ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बुध क्या शो करता है? बुध शो करता है कि आप में लर्निंग मतलब एबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी अच्छी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑल्दो कैलकुलेशन के लिए हमें मंगल को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट आपकी एरर फाइंडिंग क्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बुध शो करता है। बुध से हमें आपकी स्किन के बारे में भी पता चलता है। जिनके भी चार्ट में बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी स्किन की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, अब देखिए मरकरी अगर आपका दारा कारक है, मतलब मरकरी अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये कुछ भी काम करेंगे, चाहे से वो काम इनके जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर घर पे भी अगर ये कुछ काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। मतलब हर एक चीज़ में इनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के करते हों, बट मरकरी दारा कारक होता है तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मरकरी दारा कारक है तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा आपको चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा धैर्य के साथ आपको काम करना, मतलब आपको धैर्य के साथ आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको शनि की क्वालिटीज़ का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आप जितना आराम से, जितना पेशेंस के साथ आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आप देखेंगे जिनका भी मरकरी दारा कारक होगा, अब आपको इसमें दो साइड देखने को मिलेंगी। या तो इनको चीज़ें सीखने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए अगर ये किसी जॉब में है, अब वो लाइफ लॉन्ग बस वो उसी जॉब में रहेंगे। ठीक है, जॉब पे जाएंगे, घर आएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे वापस से जॉब पे जाएंगे। मतलब इनकी लाइफ में वो जो लर्निंग वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग देखने को मिलेंगी। इनकी इच्छा ही नहीं करती है कि हम कुछ नया सीखें लाइफ में। ठीक है, तो एक साइड तो ये है, और दूसरी एक साइड आपको और देखने को मिलेंगी, वो एकदम ही एक्सट्रीम साइड है कि ये एनी टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जिस चीज़ की, और इसी चीज़ की वजह से ये कभी भी एक चीज़ में मास्टर नहीं हो पाते हैं। ओके, तो ये दो आपको एक्सट्रीम साइड्स देखने को मिलेंगी। या तो ये कुछ भी नहीं सीखेंगे, ओके, और ये जो काम कर रहे हैं बस उसी में लगे रहेंगे, नहीं तो ये इतनी सारी चीज़ें सीखने लग जाएंगी कि ये किसी भी चीज़ को मास्टर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक आपको प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेंगी। मरकरी जब भी दारा कारक होता है तो इनमें चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब मरकरी आत्मकारक में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट वो थोड़ा पॉजिटिव वे में काम करता है। ठीक है, लेकिन मरकरी जब भी दारा कारक होता है तो यहाँ पे इनमें चाइल्ड लाइक आपको क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट वो इनके फेवर में वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, अब क्या होता है इनके साथ कि मरकरी की एनर्जी इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि मरकरी दारा कारक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसी सिचुएशन में चाइल्ड लाइक चीज़ें, मतलब ये ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जैसे बिहेव करते हैं जिस टाइम पे इनको मैच्योरिटी का यूज़ करना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि ये सही टाइम पे उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। ओके, जहाँ पे अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, जहाँ पे सब अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बट इनको कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इनकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आप देखेंगे, मैं इनके भी केस में मैंने बहुत बार देखा है, ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा गलत टाइम पे हंसते हैं। ठीक है, जब उनको नहीं हंसना चाहिए, ठीक है, जब उनको नहीं बच्चों वाली हरकतें करनी चाहिए, तभी उनको हंसी आती है। ठीक है, तो इस तरीके की आपको क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी जब भी मरकरी दारा कारक होता है। अब मरकरी जब भी दारा कारक होता है तो मैंने यहाँ लिख रखा है न्यू थिंग्स, मतलब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सेम पॉइंट है, ये जो मैंने आपको पहला वाला जो पॉइंट बताया है, ये और ये आपस में लिंक्ड है। तो आप देखेंगे कि ये हमेशा न्यू चीज़ें सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, फिर न्यू चीज़ें सीखेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे चीज़ों के साथ। ठीक है, इस चीज़ की वजह से ये अपनी लाइफ में एक चीज़ को मास्टर नहीं कर पाते। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिन पे
आपको वर्क करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको दार कारक के बारे में बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करके बैठ जाएं। क्योंकि अगर 70% अगर एस्ट्रोलॉजी है तो 30% आपका हार्डवर्क होता ही होता है। आप अपने हार्ड वर्क से अपने प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, उनका जो इम्पैक्ट है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने आपको आज ये सारी चीज़ें बताई हैं, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो दैट आप मरकरी का जो एनर्जी है वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में लेकर आएँ। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनके भी चार्ट में मरकरी दारकारक होता है। जैसे अपन ने चंद्रमा को समझा कि चंद्रमा जिनका भी दारकारक होता है तो वो इमोशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वैसे ही मरकरी जब भी दारकारक होता है तो ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं न्यू चीज़ें सीखने के लिए, चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि ये कभी भी एक चीज़ को मास्टर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइड है जब भी मरकरी दारकारक होता है। तो आई विल से कि आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। आपको शनि वाली क्वालिटीज़ आपको लानी चाहिए कि आप पेशेंटली चीज़ों को करें और बहुत ही कैलकुलेटिव वे में करें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको क्या काम करना है और किस टाइम पे आपको क्या बोलना है। ठीक है, मरकरी के भी केस में हम एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये मेष लगन का हॉरोस्कोप है। ठीक है, और यहाँ पे मरकरी प्लेस्ड है 3rd हाउस में। ओके, 3rd हाउस में बुध प्लेस्ड है और बुध आपका दारकारक है, मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। अब यहाँ पे आप किस तरह से चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि प्लैनेट कहाँ पे प्लेस्ड है। मरकरी 3rd हाउस में प्लेस्ड है और यहाँ पर हाउस 3rd हाउस है और राशि जेमिनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि स्पाउस में आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हो सकता है कि आपके स्पाउस किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर उनको लोगों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रखना हो। ठीक है, किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे वो लोग लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ओके, मरकरी यहाँ पे हाथों की स्किल्स को भी शो करता है। इट मीन्स कि आपके स्पाउस आपके उनके प्रोफेशन में हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हाथों की स्किल्स जो होती हैं। ठीक है, वो मरकरी शो करता है। मतलब 3rd हाउस में मरकरी प्लेस्ड हो तो इट शोज़ कि आपके स्पाउस किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मरकरी 3rd में है तो इट शोज़ कि आपके स्पाउस मार्केटिंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग हुआ, मैनेजमेंट हुआ, मरकरी लाइक क्वालिटीज़। ठीक है, आपको मरकरी की क्वालिटीज़ आपके स्पाउस में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे मरकरी ऑलरेडी अपने साइन में प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा यंग दिखेंगे अपनी एज के कंपैरिजन में। ठीक है, उनकी स्किन की क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। और इसी मरकरी का अगर 10th के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बन गया तो ये जो मरकरी है ये सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन भी आपके स्पाउस को एक करियर प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो ऑनलाइन कुछ काम करते हो। ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिकोड करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मरकरी के साथ सूर्य भी प्लेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता हो। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या फिर वो किसी भी कुछ या फिर उनके पास कुछ ऐसी स्किल है जिसकी वजह से वो काफ़ी ही ज़्यादा फेमस हो। ओके, तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिकोड करना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे मार्स के बारे में, मतलब मंगल के बारे में, कि मंगल अगर आपका दारकारक है, मतलब अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए, मंगल जिनका भी दारकारक होता है या फिर लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, एंड अगर यही मार्स अगर आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड हो जाए या फिर डेबिलिटेटेड हो जाए, ठीक है, या तो ये नीच का हो जाए, ओके, या फिर ये राहु केतु शनि, मतलब अगर ये राहु केतु और शनि के प्रभाव में आ जाए तो यहाँ पे इनको बीपी रिलेटेड इश्यूज़ इनको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि इनको बीपी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर इनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ओके, तो अगर आपका मंगल दारकारक है एंड अगर वो अफ्लिक्टेड है तो आपको आपके ब्लड का और आपके बीपी का हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए मंगल क्या शो करता है, मंगल स्ट्रेंथ को शो करता है। जिनका भी मंगल दारकारक होता है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एनर्जी का एब्सेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब जिनका भी मंगल दारकारक होगा तो यहाँ पे इनको स्ट्रेंथ में आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ में इनको कमी देखने को मिलेगी,
फिज़िकली ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मंगल जिनका भी दारा कारक होता है ये फिज़िकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, मंगल चाहे से आपका आत्मकारक हो या आपका दारा कारक हो, मंगल की एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये एंगर इश्यूज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में ही डिफरेंस है। जिनका भी मंगल आत्मकारक होता है इनको गुस्सा आता है, लेकिन इनको मतलब इनमें गुस्सा सहन करने की भी हिम्मत होती है, ठीक है। मतलब ये शांत रहते हैं जब तक कोई मैटर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। जिनका भी मंगल आत्मकारक होता है उनको पता होता है कि उनको किस टाइम पे गुस्सा करना है, ओके। लेकिन अगर जिनका मंगल धारकारक होता है, मतलब जिनका भी मंगल लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, इनको एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हर एक छोटी सी बात पे आपको गुस्सा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनको हर एक हर एक छोटी सी बात पे इनको गुस्सा आ सकता है। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको मंगल आत्मकारक के साथ देखने को नहीं मिलेगी, ओके, क्योंकि वो वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। लेकिन जिनका भी मंगल दाराकारक होता है ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एंगर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि ये हर छोटी बात पे इनको गुस्सा आ जाता है। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए, ओके। अब मंगल क्या है? मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लोगों को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जिनका भी मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो एक तो वो फियरलेस होते हैं, ठीक है। उनमें करेज बहुत ज़्यादा होता है और वो आपको पुलिस, आर्मी, इन सारी फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे, ओके। लेकिन जिनका भी मंगल दाराकारक होता है ये वो लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इनमें इतना ज़्यादा करेज नहीं हो पाता है चीज़ों को करने का। इनको पता है, मतलब मान लीजिए एक पर्सन है, उसको पता है कि चीज़ें किस तरह से होंगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ओके। लेकिन उसमें वो हिम्मत नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू रिस्क, ठीक है। जो जहाँ पे करेज शो करना है, जहाँ पे रिस्क लेना है, जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो ये पर्सन उधर से फिर एक स्टेप बैक ले लेता है, ओके। तो ये एक डिफरेंस आपको देखना मतलब आपको ये डिफरेंस आपको देखना आना चाहिए। मंगल दाराकारक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन समझदार नहीं है या फिर उसमें कुछ दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। वो पर्सन समझदार भी होगा, वो पर्सन इंटेलिजेंट भी होगा, बट जब करेज दिखाने की बात आएगी, जब खुद के लिए स्टैंड लेने की बात आएगी, तब वो पर्सन ये चीज़ नहीं कर पाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको करेज में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। अब अगर मंगल आपका दाराकारक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं या फिर किसी और अगर एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको ये चीज़ बता दी है तो आप इस चीज़ को मान के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज़ पे वर्क करोगे तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी प्लैनेट की वजह से आपको 100% आपको नुकसान होना था, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे अगर आप वर्क करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी हार्डवर्क अगर आप इस चीज़ पे लगाएंगे तो वो जो इम्पैक्ट है वो 60-70% ही आपको होगा, ठीक है। देखिए, जो चीज़ होनी होती है वो तो होके ही रहती है, आप उस चीज़ को टाल नहीं सकते, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होगा आप पे और आपकी लाइफ पे, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि अगर आपका मंगल दाराकारक है और आपको इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो इट्स बेटर कि आप ऐसी चीज़ें करें जिससे आप मंगल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मतलब मंगल को आप स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है। पहली चीज़ तो ऐसे लोगों को वर्कआउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे फिज़िकली, जितना ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा मंगल यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्पाउस की बात करूँ तो स्पाउस में आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। देखिए, अब मंगल दाराकारक है तो स्पाउस में आपको क्या क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। स्पाउस में बहुत ज़्यादा करेज होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो पुलिस, आर्मी या फिर स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, ठीक है, या फिर उनको स्पोर्ट्स खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या तो वो आर्मी में हो सकते हैं या फिर पुलिस में या फिर किसी स्पोर्ट का, मतलब उनको किसी न किसी स्पोर्ट का ज़रूर शौक़ होगा, ठीक है। मंगल जब भी दाराकारक बनता है तो ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं, मतलब ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इनको वर्कआउट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और इनका एंगर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है,
ठीक है। तो देखिए इसी तरह से दारा कारक वर्क करता है। जिस एनर्जी की आपके लाइफ में एब्सेंस होती है वही एनर्जी आपका स्पाउस आपकी लाइफ में लेकर आता है। इसीलिए हम दारा कारक को मैरिज के टाइम पे भी हम कंसिडर करते हैं, और मैरिज के टाइम पे कंसिडर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके स्पाउस में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी होंगी। अब इस चीज़ को भी हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर किसी पर्सन का मिथुन लगन है, ठीक है, जेमिनाई असेंडेंट है। ओके, और मंगल अगर यहाँ पर 4th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, हम मान लेते हैं मार्स यहाँ पर 4th हाउस में प्लेस्ड है। अब मार्स यहाँ पे आपका 4th हाउस में प्लेस्ड है और मार्स आपका दारा कारक है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके चार्ट में देखना है दारा कारक कहाँ प्लेस्ड है और हाउस देखना है, क्योंकि हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस 4th हाउस है और यहाँ पे साइन कौन सा है, वर्गो है, ठीक है, मतलब कन्या राशि का साइन है यहाँ पे, मतलब कन्या राशि है यहाँ पर। अब देखिए मार्स 4th हाउस में है। मार्स 4th हाउस में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, ये कहीं ना कहीं घर में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाता है। लेकिन मार्स यहाँ पर आपके स्पाउस को शो कर रहा है, तो हो सकता है आपके स्पाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में हो, क्योंकि मार्स लैंड को भी शो करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में हो, कंस्ट्रक्शन में हो। अगर यहाँ पे शनि का भी प्रभाव होगा तो किसी मशीन से रिलेटेड वो काम करेंगे, ओके, मशीन से रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं। अब यहाँ पे 6, अब यहाँ पे कन्या राशि का भी साइन है, ठीक है, तो हो सकता है आपके स्पाउस कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का भी काम करते हों, ठीक है। हो सकता है कि वो लॉयर हों, ओके, और उनके घर में भी, मतलब उनके घर में भी ऑफिस हो उनका, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मार्स जब भी वर्गों में होता है तो मैथ्स इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये मैथ्स से रिलेटेड भी किसी ना किसी फील्ड में हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था लॉयर, अब इसके लिए शनि और गुरु की भी प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉ फील्ड के लिए आपको जुपिटर और सैटर्न दोनों की ही आपको पोजीशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मार्स आपके स्पाउस को मैथ्स में कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड सेकेंडली यहाँ पर या तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में होंगे या फिर किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम में होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि वो उनके घर में उस चीज़ का आपको ऑफिस देखने को मिलेगा, मतलब वो घर से भी काम करेंगे, ओके। जो आजकल ये जो कल्चर चला है वर्क फ्रॉम होम का, तो उस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि शनि जब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए शनि जब भी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, मतलब शनि जब भी दारा कारक होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज देखिए शनि यहाँ पर आपके प्रोफेशन को शो करता है, ठीक है। शनि आपके कर्म को शो करता है कि आप इस लाइफ टाइम में किस तरीके का कर्म करेंगे, ठीक है। इसलिए शनि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, इसलिए हम शनि के ट्रांजिट को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज शनि एक तो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, ओके। एंड शनि आपके पेशेंस का भी, मतलब एक पर्सन में कितना ज़्यादा धैर्य है किसी काम को करने में, ठीक है, एक पर्सन कितना ज़्यादा हार्ड वर्क पुट कर सकता है और कितना परसिस्टेंटली किसी काम को कर सकता है, ओके। ये सारी चीज़ें हमें सैटर्न से देखने को मिलती है, और ये आज के टाइम पे ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए सैटर्न जब भी दारा कारक होता है तो ऐसे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, लेकिन जब बात होती है एक्शन लेने की, जब बात होती है हार्ड वर्क करने की, तब ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, कभी कभी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, और इस चीज़ की वजह से इनको लाइफ में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अगर आपका सैटर्न दारा कारक है तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि चीज़ें, मतलब आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं या फिर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको आपके सैटर्न को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए सैटर्न अगर दारा कारक है तो
आपकी लाइफ में ही सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आज मेरे को वैसा फील हो रहा है। बट आपको इन सारी चीज़ों को साइड में रख के आपको काम करना आना चाहिए, तभी आपको ये सैटर्न एज अ दारा कारक आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज सैटर्न जब भी दारा कारक होता है तो एक पर्सन में जो हार्ड वर्किंग जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। अब इसी के ही ऑपोजिट आपके स्पाउस में आपको ये सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है वो उम्र में आपसे ज़्यादा थोड़े से बड़े हों, ठीक है, या फिर उम्र में अगर आपसे बड़े ना हो तो उनकी थिंकिंग में उनका जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, वो बहुत मैच्योरली डिसीजन लेते हों। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इवन वो अपने वर्क लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करेंगे। लेकिन होता क्या है, मैंने एक और चीज़ देखी है कि अगर किसी पर्सन का अगर सैटर्न दाराकारक बनता है मतलब लोएस्ट डिग्री, और दूसरे का अगर वो आत्मकारक बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक पार्टनर तो बहुत एक्सेस में हार्ड वर्किंग है और एक पार्टनर इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से आपको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। बट सैटर्न, हाँ, जिनके भी चार्ट में सैटर्न दाराकारक होता है, यहाँ पर अगर वो लेजीनेस या फिर चीज़ों को टालने की आदत अगर वो कम कर लें तो यहाँ पर इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए सैटर्न, आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लीजिए, ठीक है, कुछ रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, ओके, जहाँ पे आप जो सोसाइटी का जो लोअर सेक्शन है वहाँ पे अगर आप उन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की लाइफ अगर आप बेहतर बना रहे हैं, तो ये सैटर्न की बहुत अच्छी रेमेडी है। अदरवाइज़ सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी है एक तो फूड पे कंट्रोल, ठीक है। सैटर्न अगर आपके चार्ट में कमज़ोर है, ठीक है, सैटर्न अगर आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड है, ओके, या फिर सैटर्न अगर आपके चार्ट में दूसरे भाव से अगर मतलब सेकंड हाउस से अगर किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन बना रहा है, तो इन सभी केसेस में अगर आप फूड पे कंट्रोल करें, ठीक है, आप क्या खा रहे हैं उस चीज़ पे अगर आप कंट्रोल करें तो सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सैटर्न बस एक ही तरह से आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगा, वो है हार्ड वर्क, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग साढ़े साथी और इन सब चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि जब भी साढ़े साथी स्टार्ट होती है तो इस टाइम पीरियड में, ये जो 7.5 साल का ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में सैटर्न इतनी सारी इनके सामने प्रॉब्लम्स लेकर आता है कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हार्ड वर्क के अलावा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपके चार्ट में सैटर्न बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, ठीक है, और जो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको ये डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी, ओके। अदरवाइज़ सैटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो सैटर्न अगर आपका दाराकारक है तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क से आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। बट डेफिनेटली आपके स्पाउस काफ़ी ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत धैर्य रख के मतलब बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ों को करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में इस तरह से काम करें, ओके। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपको अपना चार्ट देखना है और चार्ट में आपको देखना है कि सैटर्न कौन से घर में प्लेस्ड है। यहाँ पे मैं वापस से मेष लगन का एग्जाम्पल लूँगी, ओके। एंड सपोज़ कि सैटर्न यहाँ पर 7th हाउस में प्लेस्ड है, ओके। तो सैटर्न लिब्रा साइन में जाके एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। लिब्रा साइन में सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एंड सैटर्न भी बैलेंस को शो करता है, ठीक है, कि आप कितना मैच्योरली आप चीज़ों को संभालते हैं, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना काम करते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हमें सैटर्न शो करता है। तो मान लीजिए सैटर्न अगर आपके 7th हाउस में है तो ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल सकता है मैरिज में, ओके। ऑल्दो इसके लिए पूरा चार्ट देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको डिले देखने को मिलेगा मैरिज में। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपका पार्टनर काफ़ी ही ज़्यादा मैच्योर होगा, ठीक है। आपके स्पाउस में बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, और वो मैरिज के प्रति, ठीक है, मैरिज के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओके। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि लिब्रा जो साइन होता है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, कि आप चीज़ों को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो योर स्पाउस विल ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ, ठीक है। जब भी आपकी शादी होगी, ओके, तब आपको ये सारी चीज़ें खुद से आपको फील होंगी कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ओके।
व्हेन इट कम्स टू मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस चीज़ में आपके स्पाउस बहुत ही मेहनत के साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस में भी आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस बिज़नेस को भी शो करता है, तो बिज़नेस भी हो सकता है आपके स्पाउस का, एंड बिज़नेस में भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। सैटर्न लाइक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे आपके स्पाउस में, ओके। बट अगर आपका मेष लगन है और सैटर्न अगर आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है और सैटर्न धारक कारक भी है, ठीक है, मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो यहाँ पे स्पाउस आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। लेकिन बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी। वो ये है कि अगर किसी एक का सैटर्न लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बनता है, ठीक है, अगर किसी एक का सैटर्न अगर लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बनता है और एक का अगर हाईएस्ट डिग्री बन जाता है, तो यहाँ पे एक जना तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली अपना काम करता है और दूसरा जना इतना रिस्पॉन्सिबली के मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम नहीं कर पाता, और इस चीज़ की वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए, आप इस चीज़ को एनालाइज़ करिए और आप इस तरह से आप सोचिए कि आप इस चीज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज सैटर्न एज अ दानकारक इट्स गुड, आपको बहुत ही मेच्योर और आपको बहुत ही अच्छा आपको स्पाउस मिलेगा, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में कि गुरु अगर आपका दारकारक है, मतलब गुरु अगर आपके चार्ट में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, जुपिटर जब भी दारकारक होता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में गुरु, विजडम, ठीक है, गाइडेंस, इस चीज़ की इनको कमी महसूस होगी, ठीक है। लाइफ टाइम इनको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरी लाइफ में कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है, कि अगर मुझे इस तरीके की अगर कोई गाइडेंस मिल जाती तो आज मैं किसी और अच्छी पोजीशन पे होता, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें इनको फील होगी, ओके, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर दारकारक है, और दारकारक मैंने आपको बताया कि इस प्लैनेट की जो एनर्जी होगी उस चीज़ की आपको कमी महसूस होगी अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको विजडम से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, ऐसे लोगों को जल्दी से गुरु नहीं मिल पाते हैं, ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जुपिटर में भी आप देखिए डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन की बात मैंने सूर्य में भी करी थी, ठीक है, जिनका भी सूर्य दारकारक होता है, लेकिन जिनका जुपिटर दारकारक होता है उनको भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है लाइफ में कि इनको किस तरह से इनको चीज़ें वर्क करनी चाहिए, मतलब इनको किस तरह से काम करना चाहिए, ओके। ये जो भी करते हैं ये खुद के अकॉर्डिंग ही इनको करना पड़ता है, ठीक है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ओके। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनको किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जुपिटर जिनका भी दारकारक होता है, इन लोगों के जो लाइफ में गाइडेंस की कमी इनको देखने को मिलती है, विजडम से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है लाइफ में, गुरु इनको ईजीली नहीं मिलते हैं। तो देखिए, अब जुपिटर अगर आपका दारकारक है और अगर मैं स्पाउस की बात करूं, ठीक है, अब देखिए जुपिटर जब भी दारकारक होता है तो इनका जो स्पाउस होता है, स्पाउस में गुरु लाइक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, बिकॉज यहाँ पर आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है, आपकी शादी के बाद यहाँ पे यू विल फील लाइक कि आपके स्पाउस आपको किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि मतलब इनकी लाइफ में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें इनके स्पाउस की वजह से होती है, मतलब इनके स्पाउस इनको जिस तरह से गाइड करते हैं उस अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, ठीक है। इनके स्पाउस इनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और इनको अपने स्पाउस की गाइडेंस लेनी भी चाहिए, इनको अपने स्पाउस की एडवाइस लेनी भी चाहिए, बिकॉज वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी इनके लिए, ओके। मतलब जिनका भी जुपिटर दारकारक होता है तो ये जितनी अपनी स्पाउस की बात मानेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो स्पाउस इनकी लाइफ में एज अ गुरु, ठीक है, गुरु लाइक क्वालिटीज़ होंगी इनके स्पाउस में, ओके। बहुत ही ज़्यादा विजडम होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी बातें करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बातें करेंगे, ओके। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली जब स्पाउस अगर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा तो आपको डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन नज़र आएगी, आपको एक तरीके की हेल्प आपको नज़र आएगी, ठीक है, एक तरीके की
ब्लेसिंग आपको फील होगी। जब भी आपकी शादी होगी उसके बाद आप एक चीज़ आप फील करेंगे कि जब भी आपके स्पाउस आपके साथ होते हैं तो आपको एक तरीके की ब्लेसिंग टाइप फील होती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई है जो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा या कर लेगी, ठीक है, मतलब ये दोनों के केस में। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जुपिटर दारा कारक बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। लेकिन हाँ, अगर हम स्पाउस के अलावा अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पे एक पर्सन की लाइफ में गाइडेंस की कमी होती है। और देखिए, गाइडेंस की कमी एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है। बिकॉज़ अगर एक पर्सन को एक प्रॉपर गाइडेंस ना मिले कि उसको कौन सा करियर मतलब उसको कौन सा करियर लेना चाहिए या फिर उसको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हाँ, स्पाउस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा है, ठीक है। स्पाउस में आपको जुपिटर लाइक क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पर इंडिविजुअली जस्ट बिकॉज कि एक गुरु नहीं है और एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, उस चीज़ की वजह से इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इनका जो स्टार्टिंग जो फेज़ होता है उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस फील करते हैं, ठीक है, गाइडेंस नहीं होता है। बट आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है, एंड विथ टाइम ओके, चीज़ें इनके लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एंड एक और चीज़ है कि सैटर्न की तरह यहाँ पर भी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ऐसे लोग वेट रिलेटेड इश्यूज़ से बहुत ज़्यादा डील करते हैं और इनको भी प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने वेट को हमेशा कंट्रोल में रखें। अब देखिए, जुपिटर जब भी दारा कारक होगा तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि इनके स्पाउस बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में होते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज होगी उनको, ठीक है, और बहुत ही सात्विक तरह से वो रहेंगे, ठीक है। एंड जुपिटर अगर आपका दारा कारक है तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें, ठीक है। आप जितना ज़्यादा वेजिटेरियन साइड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। मान लीजिए किसी का टॉरस लगन है, ठीक है, इस बार हम टॉरस लगन लेंगे। मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, टॉरस लगन है और जुपिटर यहाँ पे सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्लैनेट आपका दारा कारक होगा, अब इस केस में अब जैसे जुपिटर आपका दारा कारक है तो यहाँ पे आपको देखना है कि जुपिटर यहाँ पे कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहे हैं। यहाँ पे 8th हाउस को रूल कर रहा है और 11th हाउस को रूल करना है। तो ये आपको हर एक प्लैनेट के लिए आपको चेक करना है, ओके। अब देखिए, जुपिटर अगर आपका सेकंड हाउस में प्लेस्ड है जेमिनाई साइन में, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, सेकंड हाउस आपकी फैमिली को शो करता है, वेल्थ को शो करता है, इनकम को शो करता है, ठीक है, कि आपकी इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके स्पाउस या तो फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो फैमिली बिजनेस में होंगे या फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड किसी फील्ड में होंगे। एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी कि आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, मतलब उनका काम इस तरीके का होगा कि उनको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता होगा, ठीक है, या फिर उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि उनको लोगों से बात करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। अब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को अकल्ट से रिलेटेड भी नॉलेज हो सकती है, ठीक है। अकल्ट से आई मीन एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर किसी भी तरीके की हीलिंग साइंस, ठीक है, इन सब चीज़ों की भी आपके स्पाउस को नॉलेज हो सकती है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिकोड करना है। करेंगे शुक्र के बारे में कि शुक्र अगर आपके चार्ट में दारा कारक है, मतलब शुक्र अगर आपके चार्ट में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, शुक्र जब भी आपके चार्ट में दारा कारक होता है, मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तो शुक्र क्या शो करता है। शुक्र वेल्थ को शो करता है, फाइनेंस को शो करता है, लग्जरी को शो करता है, ब्यूटी को शो करता है, ठीक है। जितनी भी ये ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी फैशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये सारी ही शुक्र और राहु का है, ठीक है। इसमें राहु को भी कंसिडर करते हैं क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनमें आपको राहु का एलिमेंट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो शुक्र वेल्थ को शो करता है, फाइनेंस को शो करता है, लग्जरी को शो करता है, ब्यूटी को शो करता है। तो शुक्र जिनका भी दारा कारक होता है, मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में, मतलब जिनको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता
कि वो किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, मतलब आई मीन कि वो इतना ज़्यादा ब्यूटी पे या फिर इतना ज़्यादा लग्जरी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब उनमें शुक्र वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होती हैं। वो वेल ड्रेस्ड होंगे, वो अच्छे से रेडी होंगे, लेकिन जो शुक्र का जो एलिमेंट होता है जो कि थोड़ा सा फैशन साइड पे ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा लग्जरियस साइड पे ज़्यादा रहता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिसिंग देखने को मिलेंगी। ओके अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो ऐसे लोग वेल्दी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्र अगर आपके चार्ट में दारा कारक हो गया तो आपके पास वेल्थ नहीं होगी, आपके पास वेल्थ होगी, बट आपको ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी कि आपको इस वेल्थ को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, वो जो मैनेज वाली जो क्वालिटी होगी वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। तो यहाँ पे अगर शुक्र आपका दारा कारक है तो आप वेल्थ मैनेजमेंट पे कहीं ना कहीं आप पीछे रह सकते हैं, तो आपको किसी की एडवाइस लेके आपको वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको काम करना चाहिए, ठीक है। वही सेम अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंशियली ही बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, इनके पास खूब पैसा हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, पैसा कहाँ पे जाना चाहिए कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, किसको पैसा देना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसको पैसा देना चाहिए, इनको नहीं पता होता और ये किसी को भी पैसा दे देते हैं और फिर वहाँ से पैसा आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वेल्थ, फाइनेंस और लग्जरी। अब देखिए जो मैंने आपको क्लोथ्स वाली बात बताई है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मतलब इनको ये क्या पहन रहे हैं उनसे इनको मतलब नहीं होता, ये बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो एक फ़ैशन का जो एलिमेंट होता है कि कौन से कलर को का जो ये आजकल ये जो चल रहा है कॉम्बिनेशन, कि कौन से कलर के साथ आपको कौन से कलर का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए, आपको क्या चीज़ें पहननी चाहिए, कौन सी चीज़ें ट्रेंड में है, कौन सी चीज़ें आपको ख़रीदनी चाहिए, ठीक है, आपको कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि इनका जो ड्रेसिंग मतलब इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल सोबर टाइप होता है। ओके तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी, ये इतना ज़्यादा ट्रेंड के बेसिस पे ये अपने फ़ैशन को और ऐसे चेंज नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जब शुक्र दारा कारक होता है। अब यही सेम चीज़ अगर हम स्पाउस की बात करें, ठीक है, तो स्पाउस में वीनस लाइक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। हो सकते हैं कि आपके स्पाउस किसी बैंक में जॉब करते हो, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी रिलेटेड मैटर्स में हो, ठीक है, मनी रिलेटेड मैटर्स में हो, या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हो, ठीक है, क्योंकि शुक्र ज्वेलरी को भी शो करता है, तो ज्वेलरी से रिलेटेड किसी काम में हो, फैशन डिज़ाइनिंग में हो, ये इन सारे ही प्रोफेशन में वो हो सकते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है, तो इन सारे प्रोफेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं आपके स्पाउस में कहीं ना कहीं शुक्र की क्वालिटीज़ होंगी, मतलब उनको पसंद होगा बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि उन्हें किस कलर कॉम्बिनेशन के उन्हें कपड़े पहने हैं, वो अपने ड्रेसिंग स्टाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ओके, वो किस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके शुक्र जिनका भी दारा कारक होता है तो उनके स्पाउस बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि इनने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। उनको लग्जरियस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, उनको परफ्यूम्स का काफ़ी ज़्यादा शौक होगा। ओके तो अगर आपका शुक्र दारा कारक है तो आपकी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें मिसिंग है वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके स्पाउस में देखने को मिलेंगी, एंड आफ्टर मैरिज स्पेशली आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज शुक्र अगर आपका दारा कारक है तो आपका स्पाउस आपकी लाइफ में वेल्थ लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, और यहाँ पे अगर आपके चार्ट में शुक्र जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन फिर और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए शुक्र आपका दारा कारक है और वो जुपिटर के साथ प्लेस्ड है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डिग्निटी में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो इट शोज़ कि आफ्टर मैरिज या फिर स्पाउस के आने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके तो इट्स अ गुड थिंग। अब हम बात करेंगे, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। इस बार हम लियो लगन लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए वीनस ये लियो लगन है, तो वीनस यहाँ पर 10th हाउस को रूल करता है और 3rd हाउस को रूल करता है। अब मान लीजिए वीनस यहाँ पे 10th हाउस में ही प्लेस्ड है, तो यहाँ पे क्या शो करता है कि स्पाउस
किसी न किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है। अगर वो बैंक में जॉब करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं वो, ओके, बिकॉज़ यहाँ पे शुक्र खुद के साइन में है। एंड अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया रिलेटेड भी उनको काफ़ी नेम फेम मिलेगा, ओके। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसमें अपन एक और चीज़ ऐड करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र के साथ जुपिटर प्लेस्ड है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है। ऑल तो यहाँ पे 8th हाउस की भी आपको एनर्जी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस को भी रूल करता है। बट अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझें कि जुपिटर और वीनस यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके स्पाउस RBI में जॉब करें, ठीक है। ऐसे लोगों के स्पाउस आपको फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छी पोस्ट में देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो RBI में जॉब करें, ओके। एंड हो सकता है कि वो किसी भी फील्ड में हो, बट वो लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है, क्योंकि उनका काम होता है मतलब क्योंकि देखिए गुरु का काम होता है गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एडवाइस देना। तो वो किसी भी जॉब में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, ठीक है, इवन अगर वो किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो, तब भी वो लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से काम होगा, ओके। यहाँ पे हाँ, करियर में आपको थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस की भी एनर्जी 10th में जा रही है। तो यहाँ पे करियर में कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा सा डाउनफॉल इनको ऐसे देखने को मिल सकता है। बट इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो स्पाउस बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, फाइनेंशियल फील्ड में जॉब कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अगर गुरु भी है, ठीक है, अगर गुरु यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है, तो यहाँ पे गुरु को भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट शोज़ कि आपके स्पाउस में गुरु और शुक्र दोनों की ही क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को डिकोड करेंगे। सोशल मीडिया के लिए भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो इट शोज़ कि आपके स्पाउस किसी सोशल मीडिया से मतलब कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए रहेंगे। तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिकोड करना है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको दारा कारक को समझाने की कोशिश करी है। तो आप अपने चार्ट पे इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट आपको कुछ चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट आपका दारा कारक बन रहा है, वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है, और किन प्लैनेट्स के साथ वो कंजंक्शन में है, ठीक है। इन स्टेप्स को अगर आप समझेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।